अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस में, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी। आज अपन पढ़ लेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और फिर पढ़ेंगे इसके बाद, हाँ, सी इक्विवेलेंट पढ़ लेंगे, ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक प्रेशर, मतलब कैपेसिटर अपने पास है, ठीक। तो एक तो कंफ्यूजन ये होता है कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, ये सबको याद है, ठीक है, सही है, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज देते हो तो दिक्कत ये होती है कि कैपेसिटर के केस में यहां पे आपने चार्ज दिया Q1, यहां पे चार्ज दिया Q2, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस प्लेट पे कुछ चार्ज आएगा, इस पे कुछ आएगा, इस पे कुछ आएगा। उसको अपन ने याद किया था कि इस प्लेट पे आएगा Q1 प्लस Q2/2, इस प्लेट पे Q1 प्लस Q2/2, और इस प्लेट पे कितना आएगा? हाँ भाई, Q1 माइनस Q2/2, और इस प्लेट पे मैंने माइनस कर देते, माइनस Q1 माइनस Q2/2, इतना इतना आ जाएगा। अब इन दोनों चार्ज से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इन दोनों से, मैंने इसका कोई यूज नहीं है, इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस किस से? इनसाइड चार्ज से। तो एग्जाम में अपन को ये डेंसिटी दी होती है एक्चुअल में, कौन सी डेंसिटी दी होती है? अंदर वाली। बाहर वाला जो चार्ज है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? मतलब ये आंसर जीरो आता है कैसे? क्योंकि अपन इसको देते हैं प्लस चार्ज और इसको देते हैं माइनस, इक्वल, मतलब इसको अपन देंगे प्लस क्यू और इसको देंगे माइनस क्यू। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पे कितना आएगा? Q1 प्लस Q2/2, मतलब जीरो। इस पे कितना आएगा? जीरो। ये पूरा चार्ज कहां पहुंच जाएगा? अंदर। पूरा प्लस यहां आ जाएगा और पूरा माइनस यहां आ जाएगा। तो बाहर इन दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज होगा ही नहीं एक नॉर्मल कैपेसिटर में। तो इसीलिए यहां पे इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस प्लेट की, और ऐड होके कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से नीट में आया है जिसमें दिक्कत हो सकती है अपन को, ठीक है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया भाई? एनर्जी डेंसिटी का है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक और 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही है इलेक्ट्रिक प्रेशर का। तो इसको समझना कुछ नहीं है, रटा होना चाहिए आपको। और फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला सबसे आसान है, U/D। U मतलब स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, और D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये याद होना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि नीट में आना ही है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आना है। जो एनटीए पेपर ले रहा है वो आपका स्किल टेस्ट कम कर रहा है, मेमोरी टेस्ट ज्यादा कर रहा है। जैसा अपना AITS हुआ, इतना स्टैंडर्ड नहीं रहेगा पेपर का, मतलब फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स का तो बहुत अच्छा पेपर था।
ये आप ध्यान रखो कि जो आपकी लाइफ है वो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस है। आप अपनी लाइफ को कभी भी एक सिलेबस में नहीं मान सकते, और अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो सबके लिए है। अब वो आउट ऑफ सिलेबस में आप घबराए कि जितना बनता था उतना करके आए, नहीं आए समझ में। जितना आपसे बनता था उतना करके आए अगर, तो आप सफल हो जाओगे। आप वहां घबरा तो नहीं गए, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देख के 10 थे, तो 10 आउट ऑफ सिलेबस देख के 40 जो सिलेबस के थे वो बने के नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर वो नहीं बने तो एग्जामिनर सफल हो गया। तो ये ध्यान रखो हमेशा, आउट ऑफ सिलेबस फिर सबके लिए है, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि पेपर सभी वो ही दे रहे हैं। बच्चे को कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पेपर हमें दिया गया, बाकी बच्चों को जो है इनसाइड सिलेबस वाला मिला, हमारे बगल वाले को सिर्फ एक हम खराब आदमी, हमें कैसा दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस। तो वो नहीं सोचना है, आपको वहां भी परफॉर्म करना है उतने ही अच्छे से। आउट ऑफ सिलेबस की बातें करनी है एग्जाम के। इस प्लेट पे, बाहर वाली प्लेट पे है Q1, इस पे है Q2, Q3 और यहां Q4, ये Q2 लिखा है वैसे। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये वाला आता है, इस प्लेट को चार्ज दिया है Q1 टोटल, है ना, इस प्लेट के पास है Q2 टोटल। डिफरेंस दिया होता तो कैपेसिटी पूछी जाती है, कैपेसिटी दी होती तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता। 2 क्वेश्चन टोटल बनते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, कुछ एक दिया होगा, कैपेसिटी दी होगी तो पोटेंशियल पूछा जाए, पोटेंशियल तो कैपेसिटी। तो अगर ये है तो ये तो आसान है, इस पे चार्ज टोटल Q1 है, इस पे Q2 है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, हाँ भाई, तो पहले इसको लिख लें फिर इसको लिखते हैं। इस प्लेट पे चार्ज है Q1, ठीक है भाई, इस प्लेट पे चार्ज है Q2, ठीक, इसकी कैपेसिटी है C, तो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, या इसका उल्टा, ठीक। चलो दोस्तों, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आपको देखना है अंदर वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, कितना आएगा इस प्लेट पे, Q1 माइनस Q2/2, और इस वाली प्लेट पे आएगा माइनस Q1 माइनस Q2/2। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, Q ये यूज करना है, मतलब कितना यूज करना है, Q1 माइनस Q2/2 CV। अब जो कुछ भी दिया हो, C दिया हो तो V निकाल लें, V दिया हो तो C निकालें, बात खत्म हो गई। अगर इसमें C दिया है तो V आ जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। यानी आपको अगर इतना, ये इसीलिए सिखाया गया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको ये वाला चार्ज यूज करना है, Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग है मतलब जेई एडवांस से, लेकिन नीट में रिपीट है, ऐसा नहीं है नीट में नहीं आते, तो आपको बनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे अपन। नोट नोट कर लिया भाई।
तो जब भी आपको दिया हो कि इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q2, तो आपको कैपेसिटर का चार्ज इतना समझना है, कितना? Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है। अब कई बच्चों को लग रहा है कि अगर इस पे होगा प्लस Q, इस पे माइनस Q होगा तो यहां जीरो आ जाएगा। जीरो नहीं आएगा। इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q होगा, तो यहां कितना आएगा? यहां पे Q आएगा। फिर नहीं आया? समझ में आ गया? अगर Q1 जो है वो Q हो और Q2 माइनस Q हो, ऐसा एग्जाम में नॉर्मली गिवन होता है, नॉर्मली। तो जब आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो Q आ जाएगा। ठीक है। अभी समझ में नहीं आया भाई? नॉर्मल लाइफ में अपना नॉर्मल कैपेसिटर में यहां प्लस होता है और इस पे क्या होता है? माइनस। तो इसमें अपन सीधा इसका यूज कर लेते हैं। किसका? Q का। सही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी इस पे कितना आएगा? Q, और इस पे कितना आएगा? माइनस Q। समस्या तब होती है जब इस पे चार्ज हो अलग और इस पे अलग हो, तब। ठीक है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको चारों प्लेट पे चार्ज दिया गया है। इस पे Q1, Q2, Q3, Q4। नोट कर लें इसको, क्वेश्चन को। चारों प्लेट का चार्ज आपको गिवन है। इस प्लेट पे Q1 है, इस पे Q2, Q3, Q4, चारों का दिया है आपको। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कि कितना होना चाहिए। चलो भाई, जो स्टार्ट करें सॉल्व करना। अब देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आप सीधा इसका यूज कर सकते हो, यानी Q इज इक्वल टू CV में किसका यूज कर सकते हो? Q2 का या Q3 का, दोनों इक्वल आएंगे। तो आपने Q2 का यूज किया अगर, तो Q2 इज इक्वल टू CV। तो आंसर क्या होना, क्या निकालना है अपन को? V। तो V आ जाएगा Q2 अपॉन C। अब कोई आंसर ही नहीं है ना? तो अगर अपन यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? Q प्लस Q2 प्लस Q3, ये वाला Q2 प्लस Q1 लिख सकते हैं। Q2 और Q3 बराबर हैं, बिल्कुल सही है भाई। Q2 और Q3 इक्वल एंड अपोजिट है एक्चुअल में। एक्चुअल में जो Q2 है वो किसके इक्वल है? माइनस Q3 के। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह 2Q2 क्या लिखें आप कि सही आंसर आ जाए? अब इन्होंने कहा भाई Q2 माइनस Q3 लिखें। मान लो इसका यूज करके देखें, तो आपको पता है कि Q3 है क्या? माइनस Q2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? Q2 माइनस Q2।
तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यही आंसर है। तो इस तरीके से, मतलब ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, दिक्कत वाला क्वेश्चन है थोड़ा, बट आसान तरीका फिर भी है कि आप जो अंदर वाली प्लेट है उसका चार्ज डिफरेंस निकाल दें, अपॉन 2 कर दें, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन किसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो चुका है तो किस पे ध्यान दें, अंदर वाली प्लेट पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बन सकते हैं, एक तीन बन गए, मतलब एक तो बन गया Q2 बाई सी, एक बन सकता है Q3 बाई सी, ठीक है, और Q2 Q3 इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये आंसर भी सही है। तो तीन आंसर बन गए, ठीक है। चलो भाई, तो घर पे विचार करें, जिनको समझ में नहीं आया घर पे और दिमाग लगाए। क्या, हाँ, यहां नहीं नहीं आएगा, वहां तो सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। हाँ सही भाई, अच्छा पूछा इन्होंने। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन अपन मैग्नीट्यूड यूज करते हैं किसका, प्लस वाले का। अभी एग्जैक्ट समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं। हुँ? ये वाला कुछ नहीं निकालना, यहां तो अमाउंट है, सिर्फ मॉड कर दो, ज्यादा दिक्कत है तो अपन मॉड कर सकते हैं। चलो फिर से सॉल्व करें, समझ में नहीं आया ये ठीक से, नोट कर लिया, चलो समझ लें इसको फिर से। देखो जैसे एग्जाम में दिया है, इस प्लेट पे टोटल चार्ज है Q, ठीक है, या इस पे मान लो 3Q, इस पे Q। अब क्या होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो भाई इस प्लेट पे कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 यानी 2Q, इस पर 2Q, इस अंदर वाली प्लेट पर Q प्लस Q, और इस पर माइनस Q, सही है। अब आपसे कहा गया कि कैपेसिटी है C, तो पोटेंशियल बताइए, ठीक है, तो आपको किसका यूज करना है, Q का यूज करना है, तो क्या आंसर आएगा, Q इज इक्वल टू CV। Q माने ये, इसको अपन कहते हैं कैपेसिटर की जो अंदर वाली प्लेट पे चार्ज होता है उसको कहते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ये फालतू चार्ज से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इससे है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, मुख्य बात। इसको अपन कहते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, इसी से सॉल्व होगा आंसर। तो V कितना आ जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का यूज जबरदस्ती करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पे आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो इन दोनों का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल फालतू में लिख रहे हैं आप, लिख सकते हैं इसको Q माइनस माइनस Q डिवाइडेड बाई 2C, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं आप, आंसर यही आएगा। आप लिख रहे हैं Q माइनस माइनस Q डिवाइडेड बाई 2C, आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2Q, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर ने यही दिया है, इस चार्ज का नाम क्या रख दिया उसने, Q2, इसका नाम क्या रख दिया है, Q3, कि जिस बच्चे को ये डीप नॉलेज नहीं है इतना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। तो यानी आपको इस प्लेट का चार्ज देखना है हमेशा, अंदर वाली प्लेट का, उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अपन इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं किससे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, लिखे ऊपर हेडिंग,
कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। तो आपके पास मान लो इस तरीके की वाटर ड्रॉप्स हैं, ये ठीक है भाई, मान लेते हैं अपन n वाटर ड्रॉप से, इनको कंबाइन करके एक बिग वाटर ड्रॉप्स बनाई जाती, बड़ी वाटर ड्रॉप्स बना देते हैं अपन, ठीक है। ये सब आइडेंटिकल हैं, एक सी हैं, ठीक है। और इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर। इन सभी पे चार्ज है क्यू, ठीक है। इस पे जो चार्ज होगा इसको मान लेते हैं क्यू बी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है सी, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं सी बी, बी माने बिग ड्रॉप, ठीक है। इसका पोटेंशियल है वी, इसका पोटेंशियल अपन मान लेते हैं वी पी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडियस, इन दोनों की रेडियस आपस में रिलेट करेगी, ठीक है, वॉल्यूम की मदद से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलो तो लिखें, एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप, एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स combine to form a one big water drops, n identical water drops combine to form a one big water drops, ठीक है भाई। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज अपन को निकालनी है इन दोनों की रेडियस में रिलेशन, यहीं से पूरा सिस्टम अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो किसको इक्वल करना है, वॉल्यूम को, ठीक है। तो लिख दें, ये डायग्राम बना लें पहले, ये कितनी है n, और ये 1, इस पे चार्ज अपन ने माना q, वोल्टेज v, कैपेसिटी c, और इस पे सब चीजें पे b लगा दिया है, ठीक है। b मतलब बिग ड्रॉप, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल करना है, तो इन सब का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू एन, ठीक है भाई, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इसमें एन नहीं आएगा, तो यहां से अपना आंसर आएगा आर क्यू एन, ठीक। इसमें से अपन को कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर का आंसर होगा n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये आगे भी आपको याद रखना है, ये आपको 11th में जरूरत पड़ेगी जब आप पढ़ोगे सरफेस टेंशन, तो उसमें ये फिर से रिपीट होगा, उसमें भी यही काम होता है सेम। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब इससे अपन दोनों की कैपेसिटी को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी कितनी होती है एक, तो इसमें अगर दोनों तरफ अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4πε0 से, ठीक है भाई। तो यहां पे आ जाएगा 4πε0 कैपिटल आर इज इक्वल टू 4πε0 स्मॉल आर n टू द पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, इसको लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू n पावर 1/3। ये आपका किसका रिलेशन बन गया, कैपेसिटी का। स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी और बिग ड्रॉप की कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, n टू द पावर किसका 1/3। चार्ज का क्या रिलेशन होगा, चार्ज, इस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। चलो तो लिख लें, चार्ज रिमेन कंजर्व, चार्ज रिमेन कंजर्व। तो बिग ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, मतलब चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n क्यू,
चार्ज में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब सबसे डिफिकल्ट है वोल्टेज, ठीक है भाई। इस बिग ड्रॉप का वोल्टेज कितना होगा? है ना, क्योंकि वोल्टेज तो कंजर्व रहता नहीं है, तो वोल्टेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे स्मॉल ड्रॉप का वोल्टेज क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। बिग ड्रॉप का वोल्टेज क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब आंसर में वी आना चाहिए, ठीक है। तो इस आर को किस में कन्वर्ट कर दें? स्मॉल आर में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू अपॉन, हाँ हाँ, एन पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो इसको आप सॉल्व कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा एन 1 - 1/3, कितनी पावर बचेगी? 2/3। तो यानी फाइनल आंसर आ जाएगा n पावर 2/3 इंटू वी, ये आंसर, ठीक। आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV से, ठीक है। इसको अगर बिग ड्रॉप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको दो चीजें पता है, चार्ज पता है और कैपेसिटी। चार्ज कितना है बिग ड्रॉप का? NQ। कैपेसिटी कितनी है? हाँ, n⁻⁴ इंटू सी। तो आपका वोल्टेज यहां से आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा NQ n⁻⁴ इंटू सी। ये Q अपॉन सी किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही नंबर आएगा, n⁻²/3, ठीक है भाई। तो तीनों फॉर्मूले अपन एक काम करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं जिससे याद रहें, ठीक है। उसके पहले दो फार्मूले और हैं, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। एक है एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। तो दो और, वैसे ये तीन तो सबसे पहले याद हो जाने चाहिए, ठीक है भाई। हाँ भाई, एनर्जी का किसी ने सॉल्व किया? खुद से सॉल्व करें एनर्जी का। एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? एनर्जी माने बिग ड्रॉप की एनर्जी और स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा? क्यों भाई? लिख लिया? कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं भाई, एक ही चीज है दोनों। चलो भाई, तो एनर्जी, अगर आप लिखें एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? चार्ज वाला, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। तो 1/2, हाँ, चार्ज Q अपॉन सी, तो QB/CB, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्मॉल ड्रॉप में। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? NQ। इसकी जगह, हाँ, Q², बिल्कुल सही भाई, Q²। और ये n⁻⁴ C अपन ने यूज किया है। C ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n⁻⁴ C ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब इसको सॉल्व करें,
तो ये n स्क्वायर n टू द पावर 1/3 और ये बचेगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? स्मॉल ड्रॉप की। इसको सॉल्व करें, कितना नंबर आ रहा है भाई? 2 माइनस 1/3, 5/3। तो ये फाइनल आंसर आ गया। एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू द पावर 5/3 एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो ये कम बुक्स में मिलता है ये वाला फॉर्मूला। ये एक बार नीट में पूछा गया है, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, अब लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन बनेगा? ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सरफेस पर, बिग ड्रॉप के सरफेस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या सिग्मा का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे आंसर एक ही आएगा, कोई भी यूज करें। ठीक है, तो वैसे आसान है यही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना होगा? एन क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, जो वाटर ड्रॉप है वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आर को, हाँ भाई, मतलब आर टू द पावर, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहां एन टू द पावर 1/3 इंटू 2, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करके देखें इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ माने 1 माइनस 1/3, सही। 1 माइनस 2/3 कितना आएगा? 1/3, बिल्कुल सही है भाई। तो ये आ जाएगा n टू द पावर 1/3 इंटू ई। तो अब अपने पास टोटल मिला के 5 फॉर्मूले हो गए। ठीक है भाई, हाँ क्या? इसको फिर से सॉल्व करें, फिर से कर लीजिए, नोट कर लिया? यहां पे पावर कितनी आ रही? 2/3। सॉल्व करते अपन फिर से, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। अब इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे चार्ज आएगा एन क्यू, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्मॉल आर में। इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। इसको यहां पुट करेंगे तो n टू द पावर 1/3 स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। इसको छोड़ दें, यहां पे बच रहा है n टू द पावर 2/3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1 और ये 2/3। 1 माइनस 2/3 कितना आएगा? 1 माइनस 2/3, 1/3। वन अपॉन 3 इंटू, ठीक है भाई। अब अगर आप सिग्मा में रिलेशन निकालें, किसमें? सिग्मा, तो क्या आएगा सिग्मा में?
सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी है ना, तो यही आंसर आना चाहिए सिग्मा में भी। ठीक है, चलो तो अब अपन पांचों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेते हैं जिसे याद हो जाए। सबसे पहले याद करना चाहिए चार्ज। चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। नंबर 2 कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 स्मॉल ड्रॉप। बस ये दो याद करके आप सारे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे के आप याद नहीं भी करें चलेगा, ये दो मिनिमम आपको रट जाने चाहिए। C of big drop is equal to n to the power 1/3 into C of small drop। इन दोनों की मदद से आप वोल्टेज का निकाल सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C। Q अपॉन C मतलब n अपॉन n टू द पावर 1/3, तो यहां पे पावर कितनी आ जाएगी 2/3, n पावर 2/3 V। नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे आप? एनर्जी आप निकाल सकते हैं हाफ CV² से, या फिर हाफ CV² से अगर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, हाफ CV², तो C पे कितनी पावर है 1/3, V पर 2/3, इसका स्क्वायर है लेकिन, तो कितना होगा 1/3 प्लस 4/3 5/3। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा n टू द पावर 5/3 U। फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, n टू द पावर 1/3। ठीक है भाई, सिग्मा का भी यही आएगा, सिग्मा का। ठीक है, तो सिग्मा का भी लिख लेते हैं। सिग्मा अब बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 सिग्मा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करें अब। आज तक एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे पहले पावर 1/3 सॉल्व हो जाती है हमेशा, मतलब नंबर रहेगा 8, 27 है ना, 64 और 125 है ना, ये इतने आए हैं। ठीक है भाई, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं किसका 64। ठीक है, चलो तो लिखें 64। हाँ लिख लें भाई पहले, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। किसका? सिग्मा का। अच्छा ई का, हाँ भाई, अच्छा ये तो लिख लें भाई, जिन लोगों ने नोट कर लिया वो लिखें 64 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स, 64 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स each of potential 2 volt, 64 identical water drops each of potential 2 volt combined to form a one big drop। 64 identical water drops each of potential 2 volt combined to form a one big water drop, then the potential of big drop, then the potential of big drop। ठीक है भाई, तो n है 64 और v है 2 वोल्ट।
आपको पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप कैलकुलेट कर, मतलब एग्जाम में पांचों चीजें कैलकुलेट करना नहीं आता है, एक कैलकुलेट करने आता है। ठीक है भाई, तो एन है 64, वोल्टेज ऑफ स्मॉल ड्रॉप है 2 वोल्ट, आपको वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है n टू द पावर 2/3 v, v मतलब वोल्टेज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये नंबर आप कितने जल्दी निकाल लेते हैं ये आपके ऊपर है। 64 पावर 2/3, ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये 3 कैंसिल नहीं हो। तो आप इस 64 को क्या लिखेंगे, 4 पावर 3। ये आपसे बनना चाहिए लिखते कि 64 को हम लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 स्क्वायर यानी 60। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम में अभी तक आया है 8 का, 8 को लिखते हैं 2 टू द पावर 3। 27 का आया है तो इसको लिखते हैं 3 क्यू। 64 का एग्जाम में आया है तो 4 क्यू, और 125 का आया है तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 3। ठीक है, तो ये आप याद रखें तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ गया, 16 इंटू 2, यहां पे 16 इंटू, इसका वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 32 वोल्ट। ठीक है भाई, फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते रहते हैं एज यूजुअल, कभी भी आते रहते हैं। मतलब आपसे पूरा चीजें याद होनी चाहिए, वहां टाइम नहीं रहता कि आप डेरिवेशन करेंगे, आपको तो वहां रटा होना चाहिए। हाँ ऐसे ही आया हमेशा, यही पैटर्न में ही आता हमेशा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बच्चा हमेशा गलत करके आता है एग्जाम में चार्ज। मतलब एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 64 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप हैं, हर एक वाटर ड्रॉप पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। ठीक, तो बिग ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, तो बच्चा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके आ रहा था, जबकि चार्ज का कुछ नहीं करना है क्योंकि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, तो वो बच्चा भूल जाता है। तो जब चार्ज का क्वेश्चन आता है तो गलत होता है, कैपेसिटर पोटेंशियल इनका सही हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे लिखें आप, नेक्स्ट टॉपिक लिखें। इसमें इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी। क्या, तो जस्ट उल्टा, हाँ चार्ज फिर कंजर्व रहेगा। सारे फॉर्मूले जो कितने रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं रहेगा कोई भी, सिर्फ चेंज आएगा एनर्जी का, कि एनर्जी किसमें क्या होती, बट फॉर्मूला वही रहेगा। चलो भाई लिखें, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी। ठीक है, चलो तो इसमें सबको पता है कि एक कैपेसिटर है आपके पास, इसकी कैपेसिटी है, अभी इसको हम लिखते हैं सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसके अंदर अगर एक डाइलेक्ट्रिक रख दें, ठीक है, तो जो कैपेसिटी है वो हो जाती है के टाइम्स ऑफ सी नॉट, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये सबको अच्छे से पता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद जो है वो समस्या ये है कि इसके बाद के जो आंसर हैं उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा पहले, फिर आगे का क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट ये है, इसको नोट कर लें, पहले याद है लेकिन फिर भी लिख लें। ये डाइलेक्ट्रिक पूरे में कंप्लीटली फिल्ड है ये, ठीक है भाई।
पार्शियली फिल्ड अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, अभी तो पूरे में है, कंप्लीट पूरा भर दिया है। इसमें एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, ठीक है भाई, और इसमें के है, तो आंसर हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, किसी भी हालत में कैपेसिटी इतनी ही होगी के टाइम्स, किसी भी हालत में, यानी कुछ भी कहा हो एग्जाम में, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा कैपेसिटी का, किस चीज का, और चार्ज का, वोल्टेज का आंसर बदल सकता है, ठीक है, लेकिन किसका नहीं बदलेगा, कैपेसिटी का। ठीक है, अब इसके बाद अपन को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको समझ लें पहले, फिर लिखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। अपने पास एक कैपेसिटर है अगर, और ये बैटरी है, ठीक, बैटरी का वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, कैपेसिटर है 2 माइक्रो फेरेड का, ठीक है, ये कनेक्ट है, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, बस देखें। अब अगर अभी इस पे वोल्टेज 10 वोल्ट आएगा, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। बैटरी क्या करती है, अपना वोल्टेज किसको दे देती है, कैपेसिटर को, ये सबको पता है, ठीक है, तो थोड़ी ही देर में इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब अगर आप इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, ठीक है, तो इसका क्यू चेंज होगा कि वी चेंज होगा कि दोनों चेंज होंगे, ये आपको समझना है। बैटरी का काम क्या है, बैटरी जो है कैपेसिटर को अपना वोल्टेज हमेशा देती है, और अगर कैपेसिटर कुछ गड़बड़ करे तो भी वोल्टेज अपना दे देती है, फिर भी। नहीं आया, समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आई बात। जब तक बैटरी कैपेसिटर के ऊपर लगी है, कैपेसिटर का वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहेगा, कितना रहेगा, अगर कैपेसिटर में कुछ गड़बड़ी आएगी तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगी, लेकिन उसका वोल्टेज कितना कर देगी, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कहीं लिखा है बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आपको क्या समझना है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर एग्जाम में दिया है कि एक कैपेसिटर है, इसको आपने चार्ज कर दिया और बैटरी निकाल दी, इस पे कुछ चार्ज है Q माइनस Q, बैटरी निकाल दी है, बैटरी चली गई, अब बैटरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं अब की, ठीक है, अब ध्यान दें बैटरी नहीं है, तो अब कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, चार्ज की वोल्टेज की, दोनों चार्ज, ठीक है। तो अगर एक कैपेसिटर पहले से चार्ज है और बैटरी निकाल दी है, एग्जाम में बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है कि बैटरी नहीं लगी है या बैटरी लगी है, ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई। चलो तो लिख लें इसको, सबसे पहले लिख दें कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी जगह काम आएगा, अच्छे से याद करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपन 2 पार्ट में लिख रहे हैं, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में लिखें कि इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड across the capacitor, if battery remain connected across the capacitor, if battery remain connected across the capacitor, then its potential V remain constant, ठीक है। तो बैटरी का काम क्या है, कैपेसिटर को अपना पोटेंशियल देना और उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब कैपेसिटर में कुछ भी हो मतलब डाइलेक्ट्रिक रखा जाए, कैपेसिटर की प्लेटों को पकड़ के दूर कर दिया जाए, कैपेसिटर की प्लेटों को पकड़ के पास कर दिया, कुछ भी होता रहे, कौन सी चीज नहीं बदलेगी, जब तक क्या लिखा है,
बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तब तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चीज का ध्यान है। अब कौन सी चीज बदलेगी पक्का? क्यू बदलेगा और सी बदलेगा। सी तो बदलेगा ही, आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो सी तो बदलेगा। सी जो बदलेगा उसको बैटरी और क्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्यू को वी से मतलब रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी लिख लें, नंबर 2 लिख लें, दोनों एक साथ लिख लें, फिर अपन डिटेल में सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में लिखें, ए बैटरी इज रिमूव्ड, ए बैटरी इज रिमूव्ड then charge remain constant. If battery is removed then charge remain constant. तो बस 2 लाइन है, लेकिन आपको कितने अच्छे से याद हो जाती हैं इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, कि भूल जाते हैं, याद रहती हैं, क्या स्थिति है। ठीक है, अब बारी बारी से अपन इसमें 5 और 5 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन को अपन जो है बहुत ही शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना के शॉर्टकट में सारे क्वेश्चन अपन लिख लेंगे एक साथ ही। ठीक है, तो पहले अपन लिखते हैं कौन से, जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, चलो तो लिखिए, ऊपर हेडिंग लिख दें कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फिर से सुने, बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके बाद अपन को डायग्राम बनाना है। ठीक है भाई, ये अपना एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी का वोल्टेज है V नॉट मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C नॉट, इसमें जो चार्ज है वो U नॉट। ठीक है, इसमें जो एनर्जी है वो U नॉट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट। कितनी क्वांटिटी हो गई? 5। ठीक है भाई, इन पांचों में रिलेशन क्या क्या है? एक तो है Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट। ठीक है, एक और कौन सा रिलेशन है? U इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट का। यहां नॉट का मतलब है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। अब ये पांचों वैल्यू आपको बतानी है इस तरफ, जब अपन डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। ठीक है भाई, यहां पे के डाइलेक्ट्रिक अपन ने रख दिया और बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है भाई, V नॉट। तो डायग्राम आप बना ले। ठीक है भाई, ये वाली कौन सी वैल्यू है? इनिशियल, और उस तरफ फाइनल। फाइनल आपको कैलकुलेट करना है, इनिशियल आपको गिवन है पांचों। अब कहां से दिमाग लगाना स्टार्ट करना है? सबसे पहला हाँ भाई, सबसे पहला नंबर 1 कौन सा आंसर दें? तो नंबर 1 आप कैपेसिटी का भी आंसर दे सकते हैं, वोल्टेज का भी दे सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी को कोई मतलब नहीं है बैटरी से। कैपेसिटी का आंसर क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक आया है तो कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब जो नई कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? K टाइम्स ऑफ C नॉट। कैपेसिटी को कोई मतलब नहीं फालतू की बातों से कि बैटरी लगी है, बैटरी निकल गई, कोई मतलब नहीं। कैपेसिटी कितनी होगी? K टाइम्स। ठीक है, अब नंबर दो आप देखें कि क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज के चार्ज? वोल्टेज। तो आप लिख देंगे V इज इक्वल टू V नॉट, और इसका रीजन बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब चार्ज कैलकुलेट करने में आपको बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी अब। ठीक है भाई, चार्ज कैलकुलेट करने में बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी अब। ठीक है भाई, करके देखें कितने लोग कर पा रहे हैं खुद से। चार्ज कैलकुलेट करें भाई, कितना चार्ज आएगा? चलो, चार्ज Q इज इक्वल टू CV। कितना होगा चार्ज?
Q इज इक्वल टू CV। C कितना है? C है K C नॉट, और V कितना है? V नॉट। तो आंसर कितना आ गया? K टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक है, फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको, चार्ज को। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है यहां पे। इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब C की नई वैल्यू कितनी है? K C नॉट। वोल्टेज की नई वैल्यू V नॉट। दोनों इक्वल है, मतलब C नॉट V नॉट किसके इक्वल है? Q नॉट के। तो यहां से आपका आंसर आ गया Q इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q नॉट। मतलब यहां पे बैटरी को, कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अपने कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई है। कितनी कैपेसिटी बढ़ गई है? फोर नंबर एनर्जी। सबसे आसान है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करें। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की जगह क्या लिखेंगे? K C नॉट। V की जगह V नॉट स्क्वायर। तो K बाहर कर दे, हाफ C नॉट V नॉट होल स्क्वायर, K U नॉट। मतलब एनर्जी भी क्या हो गई? K टाइम्स बढ़ गई। एनर्जी किसने दी? और बैटरी ने। भाई एनर्जी भी बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ गया। सबसे लास्ट है जो जो पक्का गलत होता है 100% स्टूडेंट का, और नीट में वही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। निकालें भाई, ये पक्का सबका गलत होने वाला है, जल्दी निकाल दें। और ठीक है भाई, दूसरा आदमी सांस नहीं ले पाए, मतलब खुद भी नहीं ले पाए और आंसर बोल दें। ठीक है, इतने जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी आंसर दें, बहुत जल्दी, जिससे पक्का जो गलत होना वो हो ही जाए, कम से कम एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है भाई, जो लोग क्लास में गलत करते हैं उनका एग्जाम में सही होता है, और जो क्लास में सिर्फ लिख लेते हैं बोर्ड में से, उनका एग्जाम में गलत होता है भाई, ये ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे आंसर, मतलब पहले से के टाइम्स। सॉल्व करें भाई, इमोशनल होके आंसर मत दें, मतलब अंदाज से आंसर नहीं दें। आप किसी फार्मूले से सॉल्व करें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फार्मूला जानते हैं उसकी मदद से सॉल्व करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, नीट में यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि है ना भाई, इसलिए। हाँ। चलो तो स्टार्ट करें। देखो, ये अपना कैपेसिटर है, इस पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आ गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एग्जाम में नीट के यही क्वेश्चन आना है, ये आप मानो 100%। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने पास दो फार्मूले, एक फार्मूला जो है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फार्मूला है वी नॉट अपॉन डी। ये पहले वाले हैं, पहले वाले माने जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, ये दोनों। अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, अब क्या होगा? अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V अपॉन डी आंसर होगा, और V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन डी, तो ये आ जाएगा E नॉट। नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, ठीक है भाई,
फिर से प्रूव करते हैं। अब अगर इस फॉर्मूले से चलें, इस वाले फॉर्मूले, तो सिग्मा का क्या होगा? सिग्मा बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है? सिग्मा, सिग्मा का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है क्यू अपॉन एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन क्यू तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? के टाइम्स। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा के सिग्मा। कितना लिखना पड़ेगा? के सिग्मा। और यहां क्या लिखना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, माने के एप्सिलॉन नॉट। दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो ये आप मान के चले 99% से ज्यादा लोग एग्जाम में गलत करके ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अजीब अजीब आंसर है, इसलिए ध्यान से देखें। जैसे डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी वोल्टेज नहीं बदला, जबकि आपने याद किया है बचपन से कि डाइलेक्ट्रिक रखने से वोल्टेज कितना हो जाता है? 1/k। नहीं हो रहा। कौन बचा रहा है ना होने से? बैटरी। बैटरी बदले में क्या दे रही है इसको? एक्स्ट्रा चार्ज। लेकिन इसका वोल्टेज कितना रख रही है? V। इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि पहले इस पे चार्ज कितना था? Q। अब कितना है? K टाइम्स। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखें भाई, ये क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पक्का गलत होता है। हाँ मतलब फिजिक्स में तो बढ़ता ही चला जाए। रियल लाइफ में तो बैटरी खराब हो जाएगी थोड़ी देर में भाई। कैपेसिटर का वोल्टेज में बैटरी से ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर होगा तो फिर वो बैटरी को सप्लाई करेगा, तो इक्वल हो सकता है, ज्यादा कैसे होगा? अच्छा हाँ बिल्कुल सही। इन्होंने भाई जो बात की है वो मतलब मैक्सिमम कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक है, एक्चुअल में उसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो रहा, उसको अपन लास्ट में अलग से पढ़ेंगे। तो अभी लिखे नहीं, सिर्फ देख लें कि जैसे ये आपका कैपेसिटर है, ये बैटरी है। ठीक है, अभी इसके अंदर एयर है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आएगा। ठीक है, तो बहुत तेजी से इसका वोल्टेज गिर जाएगा। मान लो अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 है, तो जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, इस जगह का वोल्टेज कितना हो जाएगा? इस जगह का वोल्टेज हो जाएगा 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना है? 10। तो तेजी से ये बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। अब इसको कब तक सप्लाई करेगी? जब तक वोल्टेज फिर से कितना नहीं हो जाए? 10 वोल्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांजिशन प्रोसेस। इसको अपन को नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस में लिखा है कि ये नहीं पढ़ना है। अपन को पढ़ना है कौन सा? स्टैटिक प्रोसेस, मतलब आखिरी में क्या होगा। नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, ये जेई वालों को पढ़ाया जाता है, तो लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे ये भी, लेकिन सिलेबस में नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे इसका वोल्टेज 10 है, इस पे 10 एकदम से नहीं आ जाता है, धीरे धीरे आता है। यहां से चार्ज धीरे धीरे इस पे जाता है। इसका वोल्टेज पहले 1 वोल्ट होगा, फिर 2 वोल्ट होगा, फिर आखिरी में कितना आएगा? 10। अपने सिलेबस में लिखा है कि आप तो सीधा पढ़िए कि 10 हो गया, मतलब कैपेसिटर को बैटरी से लगाया और उसका वोल्टेज कितना हो गया? 10। आपको वो ट्रांजिशन प्रोसेस नहीं पढ़नी है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अपन को लग रहा है एकदम से कैसे हो गया, एकदम से कुछ नहीं हुआ, टाइम लगेगा, लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ एकदम से ही हो रहा है। चलो भाई, नंबर 2 लिखें, ऊपर हेडिंग लिखें कि इफ कैपेसिटर इज चार्ज्ड
and battery removed, if capacitor is charged and battery removed, ठीक है, इसमें आपकी जो भावनाएं हैं वो सही रहेंगी इस कंडीशन में, ठीक है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड बैटरी रिमूव्ड, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ। अब इसमें जो आंसर आएंगे वो आंसर जैसा आप चाहते हैं वैसे आएंगे, ठीक है, इसको अपन ऐसा डायग्राम बनाते, ये इस पर प्लस चार्ज है, इस पे माइनस ऐसे, और बैटरी नहीं बनाते, ठीक है, इसमें भी सारी क्वांटिटी जल्दी जल्दी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई, सी नॉट, वी नॉट, ठीक है भाई, मतलब एक चीज ध्यान रखें, ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर नहीं है, मतलब कैपेसिटर को चार्ज किया गया और बैटरी अलग कर दी है, ठीक है भाई। 4 नंबर एनर्जी, 5th नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक और है वी नॉट अपॉन डी। तो ये सब बातें हो गई डाइलेक्ट्रिक रखने के पहले, बैटरी अलग कर दी है, ठीक है, अब अपन इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखें आपके पास बैटरी नहीं है, ठीक है, अब जब अगर बैटरी नहीं है और डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया है तो कौन सी चीज नहीं बदल सकती है, अब चार्ज नहीं बदल सकता, क्योंकि ना तो आप कोई चार्ज देने वाला है ना लेने वाला है, ठीक है भाई, तो ना कोई ले रहा है ना दे रहा है, अब चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन कैपेसिटी बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी कैपेसिटी? सबसे पहले कैपेसिटी को बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी लगी हो तो भी ना लगी हो तो भी, तो कैपेसिटी तो के टाइम्स होगी के सी नॉट। ये अच्छे से ध्यान रखें, कैपेसिटी को कोई मतलब नहीं है किस चीज से, बैटरी से, कि बैटरी है नहीं है, कैपेसिटी तो के से चलेगी, के डाइलेक्ट्रिक आया है कैपेसिटी के टाइम्स होगी, ठीक है। नंबर 2, अब यहां पे नंबर 2 पे लेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज यहां पे क्या है, कंजर्व है, तो आपका जो फाइनल चार्ज है वो इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखें यहां आंसर बदल गया, पहले वाले में कौन सी चीज कांस्टेंट थी, वोल्टेज, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है, चार्ज। 3rd नंबर, अब आपको वोल्टेज अपने दिमाग से सॉल्व करना कि वोल्टेज का क्या होगा, ठीक है भाई। कौन सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, तो वोल्टेज का क्या होगा, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, लेकिन C का तो चेंज हो गया ना, C कितना हो गया, ये होगा इनिशियल वोल्टेज, यानी V नॉट अपॉन K, ठीक है। बच्चे को यहां अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ अब सही है, जैसा हम सोच रहे थे अब सही सही चल रहा, बिल्कुल सही चल रहा। डाइलेक्ट्रिक के आने से वोल्टेज कितना हो गया, कम हो गया, ठीक। तो ये आंसर एक तो बच्चे के हिसाब से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर भी बच्चे के हिसाब से आएगा और एनर्जी का भी, सारे आंसर के से डिवाइड हो जाएंगे, सारे आंसर। जैसे एनर्जी का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, Q कांस्टेंट है, C की वैल्यू हो गई कितनी, Kc, तो ये आंसर आ गया आपके पास U नॉट अपॉन K। एनर्जी भी कम हो गई, डाइलेक्ट्रिक के आने से एनर्जी क्या हो गई, कम। बच्चे को ये आंसर भी अच्छा लगता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस वाले फॉर्मूले से निकालें V अपॉन डी, तो वोल्टेज कम हो चुका है, कितना हो चुका है, V नॉट अपॉन के, डी में कोई चेंज नहीं है, तो V नॉट अपॉन के डी, तो ये आ गया E नॉट अपॉन के, ठीक। तो अब आपको सही लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने जो आंसर याद किए थे वो कब सही है, जब चार्ज कांस्टेंट रहे,
एग्जाम में लिखा हो कि चार्ज कांस्टेंट है, या लिखा हो कि बैटरी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो वो तभी सही है। अगर एग्जाम में लिखा है कि बैटरी कनेक्टेड है, तो जो आपके आंसर है वो सही नहीं बैठेंगे। इसलिए अपन ने दोनों को एक साथ लिखा है, जिससे कोई कंफ्यूजन डाउट ना रहे। ठीक है भाई, अच्छे से याद रहे पूरा सिस्टम। क्या? हाँ, क्या हो गया? हाँ, 10 क्वेश्चन हो गए ना भाई। देखो ना, उसमें 5 चीजें हैं, 5 और 5 10 भाई। क्योंकि मतलब हमें खुद भरोसा नहीं होता था एग्जाम पेपर देख के कि उसमें लिखा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर बैटरी लगी है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा। अब आप बताओ उसका वोल्टेज क्या होगा? आंसर होता कांस्टेंट। यही क्वेश्चन आता रहता बार 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 बार। उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ता है कि बैटरी कनेक्टेड है, मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? वोल्टेज। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अपन तो डिफिकल्ट कर रहे हैं, अच्छे लेवल का कर रहे हैं भाई। ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। यहां पर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, K इज इक्वल टू 5, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया K इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। क्वेश्चन ये था कि डाइलेक्ट्रिक रखने से बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज कैपेसिटर को दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक K is equal to 5 placed, then extra charge, ठीक है भाई, extra charge supplied by the battery, ठीक है भाई। क्वेश्चन बिल्कुल अजीब है, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद बैटरी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, ठीक है भाई। तो अभी कितना चार्ज है कैपेसिटर पर? अभी अभी कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कितना हो जाएगा, मतलब K CV। तो एक्स्ट्रा कितना दिया? एक्स्ट्रा हाँ भाई, देखो पहले उतना था, अब इतना हो गया। एक्स्ट्रा कितना दिया हमने? मतलब Q डैश माइनस Q, सही है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 100 माइक्रोकूलम, सही है। और ये वाली 500 माइक्रोकूलम। समझ में आ पा रहा? 500 नहीं आ पा रहा भाई। इसकी कैपेसिटी अभी थी 10, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हो जाएगी कितनी? 50। ये समझ में आ गया? वोल्टेज तो 10 ही है, तो चार्ज हो जाएगा कितना? 500 माइक्रो कूलम। ये चार्ज है अपना इनिशियल Q1, ये है फाइनल Q2। तो एक्स्ट्रा जो सप्लाई हुआ वो होगा Q2 माइनस Q1, यानी 400 माइक्रो कूलम, ठीक है भाई। तो ये हो गया एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान वाले अपन नहीं कर रहे, आसान वाले अपन ने लिख लिए भाई, ठीक है।
सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा लिखना है इसमें, लिख लो भाई। एक बार और। हाँ भाई, इसमें एक्चुअल में दिक्कत यह है कि जैसे अभी इसमें एयर है तो इसकी कैपेसिटी है 10, वोल्टेज है 10, जब के रखेंगे तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 50, लेकिन वोल्टेज होगा 10। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो चार्ज कितना हो जाएगा 500। Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। और पहले था 100, तो एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा Q2 माइनस Q1, तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है। एक दिन उसकी क्लास लगा देंगे, उसमें अपन एक, नहीं नहीं पूरी